हेलो स्टूडेंट्स, विजयन एजुकेशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान। स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा आपके एस्टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, केबीएस, DSSS-B या इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम दीजिए। आज का जो टॉपिक है उन सभी में आप लोगों की हेल्प करने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों के सामने एक शब्द है साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ, किसके द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग रुडोल्फ, एक साइकोलॉजिस्ट थे स्टूडेंट, रुडोल्फ गोएकल के द्वारा किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, किसके द्वारा? रुडोल्फ गोएकल के द्वारा। स्टूडेंट, इन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजिया इन 1590 में इनकी एक बुक आई थी साइकोलॉजिया नाम से, जिसमें इन्होंने सबसे पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपसे पूछे साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1590 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोएकल के द्वारा किया गया। पुस्तक का नाम पूछते हैं तो साइकोलॉजिया। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? इसके बाद स्टूडेंट्स, हम जानने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी का ओरिजिन जो है, साइकोलॉजी का उद्भव जो है या इसकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है। स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट हम आज भी स्टडी करते हैं और पहले भी स्टडी करते थे, वो है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मीन्स दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में स्टूडेंट हम जानने की कोशिश करते हैं लाइक जीवन क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं फिलोसॉफी की या फिर दर्शन शास्त्र की। स्टूडेंट, एक साइकोलॉजिस्ट भी है और एक फिलोसोफर भी है, डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने कहा था, उन्होंने उन सभी व्यक्तियों को एक दार्शनिक की श्रेणी में रखा है जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में अग्रसर रहते हैं। मीन्स के जो हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, नए ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, उनको एक दार्शनिक की श्रेणी में भी रखा है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? इसके बाद फिलोसॉफी। फिलोसॉफी की स्टूडेंट एक ब्रांच पहले हुआ करती, मेंटल फिलोसॉफी। मेंटल फिलोसॉफी का मतलब होता है स्टूडेंट मानसिक दर्शन शास्त्र। स्टूडेंट, जो भी हम आज साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, पहले हम स्टडी करते थे इस मेंटल फिलोसॉफी में, मानसिक दर्शन शास्त्र में। पर जैसे जैसे इस मेंटल फिलोसॉफी के स्टूडेंट बढ़ते गए, जैसे जैसे इसके ऊपर रिसर्च बढ़ती गई, ये मेंटल फिलोसॉफी फिलोसॉफी से अलग होकर एक नए सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आई और जिसको नाम दे दिया गया स्टूडेंट, किसका? साइकोलॉजी का या मनोविज्ञान का। स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि साइकोलॉजी का ओरिजिन किस सब्जेक्ट से हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा फिलोसॉफी या दर्शन शास्त्र। और अगर वो ब्रांच का नाम पूछता है, शाखा का नाम पूछता है, तो आ जाएगा स्टूडेंट मेंटल फिलोसॉफी या फिर मानसिक दर्शन शास्त्र। क्लियर है स्टूडेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2015 में, नवंबर 2015 में एस्टेट का एग्जाम हुआ था, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकोलॉजी का ओरिजिन किस सब्जेक्ट से हुआ है। तो आंसर वहां पर था दर्शन शास्त्र या फिर फिलोसॉफी। एक क्वेश्चन यहां से और जनरेट हो सकता है स्टूडेंट, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम बताइए, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स वो व्यक्ति था स्टूडेंट जिसने साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग किया था, एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपनाने की हमारी कोशिश को कामयाब किया था। ठीक है स्टूडेंट, विलियम जेम्स पूछ सकता है। इसके बाद स्टूडेंट
हम बात करते हैं साइकोलॉजी के मीनिंग की कि इसका एक्चुअल में अर्थ क्या निकलता है। तो स्टूडेंट, साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा स्टूडेंट? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से स्टूडेंट? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है साइके, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा है लोगोस, ठीक है स्टूडेंट। साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब चेंज होता गया स्टूडेंट, स्टेज बाय स्टेज, या कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज होता गया है। और लोगोस का मतलब स्थिर रहा, स्टैटिक रहा है। जैसे टू स्टडी, साइकोलॉजी में लोगोस का जो मतलब है टू स्टडी या फिर टू साइंस। हिंदी में बोल सकते हैं अध्ययन करना, विचार करना या फिर विज्ञान। क्लियर है स्टूडेंट? लोगोस का मतलब टू स्टडी या फिर टू साइंस। पर साइके का जो मीनिंग है स्टूडेंट, वो स्टेज बाय स्टेज या टाइम टू टाइम चेंज होता गया है। कैसे स्टूडेंट? स्टेज फर्स्ट में, पहले स्टेज पर साइके को जोड़ा गया सोल के साथ। सोल होती है स्टूडेंट आत्मा। स्टडी ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल, ठीक है सर स्टूडेंट। आत्मा संबंधी अध्ययन, आत्मा संबंधी विचार या आत्मा संबंधी विज्ञान, ठीक है स्टूडेंट। ये आत्मा संबंधी अध्ययन का जो कॉन्सेप्ट था, ये दिया था स्टूडेंट सबसे पहले अरस्तु ने। अरस्तु ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया था, आत्मा संबंधी विज्ञान पर, ठीक है। इसके साथ ही प्लेटो के भी यही विचार रहे। और एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट और है, डेस्कार्टे। इन तीनों स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी का मतलब स्टडी टू सोल या आत्म संबंधी विज्ञान, आत्म संबंधी अवधारणा या आत्म संबंधी अध्ययन, ये माना है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक कहा है स्टडी ऑफ सोल या फिर साइंस ऑफ सोल। स्टूडेंट थोड़ा सा आप ध्यान देना, साइंस ऑफ सोल, आत्मा संबंधी विज्ञान। स्टूडेंट आत्मा को विज्ञान का नाम दे दिया है। स्टूडेंट आप सभी को पता है विज्ञान जो है वो अपने आप में 100% है, प्रूव है, लाइक ए मैटर, पदार्थ जिसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। पर आत्मा एक ऐसी चीज है जिसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कारण है स्टूडेंट, आत्मा की ना ही तो कोई आकृति है, ना ही कोई स्वरूप है, ना ही हमें ये पता कि आत्मा किस प्रकार की दिखाई देती है। हमें तो ये भी नहीं पता स्टूडेंट कि आत्मा नामक कोई चीज होती भी है या नहीं होती है। 100% नहीं है स्टूडेंट, ये चीज प्रूव नहीं है। ऐसी चीज जिसके बारे में इतने सारे भ्रम हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो चीज है भी या नहीं, और मैं उसको विज्ञान का नाम दे दूं, तो ये चीज कहां तक सही होगी स्टूडेंट? बिल्कुल इसमें बहुत सारी गलतियां हैं इस कॉन्सेप्ट में, स्टडी ऑफ सोल और साइंस ऑफ सोल। क्योंकि आत्मा को कभी भी विज्ञान का नाम नहीं दिया जा सकता। और इन्हीं कमियों को देखते हुए इस अवधारणा में या इस अवधारणा को थोड़ा सा गलत मान लिया गया, ठीक है। अगर एक अवधारणा में अगर कुछ गलतियां मिलती है, किसी एक अप्रोच में अगर कुछ गलतियां मिलती है, तो स्टूडेंट उन गलतियों को दूर करने के लिए एक नई अप्रोच जरूर आएगी, ठीक है स्टूडेंट। और वो जो नई अप्रोच थी स्टूडेंट, वो आई स्टेज सेकंड पर, ठीक है स्टूडेंट। अब साइके को जोड़ा गया स्टूडेंट माइंड के साथ, ठीक है स्टूडेंट। किसके साथ जोड़ा गया? माइंड। माइंड मतलब मन, मन का विज्ञान, ठीक है स्टूडेंट। स्टडी ऑफ माइंड या फिर साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान, मन का अध्ययन, मन संबंधी अवधारणा, आप कुछ भी बोल लीजिए, इनमें से सभी ठीक रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो अवधारणा थी मन का विज्ञान या मन संबंधी अध्ययन, ये स्टूडेंट दी थी पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी ने सबसे ज्यादा इस अवधारणा के ऊपर काम किया, तो सबसे पहले काम किया था। उन्होंने माना था साइकोलॉजी को
मन का विज्ञान। अगर मनोविज्ञान का आप लोग संधि विच्छेद भी करते हैं तो यही निकलता, मन का विज्ञान, मन संबंधी अध्ययन या फिर मन संबंधी अवधारणा। अब स्टूडेंट इसको भी देखें, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट यहां पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश में तो माइंड और हिंदी में मन, स्टडी ऑफ माइंड या फिर मन का विज्ञान। स्टूडेंट सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, माइंड और मन ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर यहां पर इन दोनों को एक ही मान लिया गया है। कैसे? माइंड वो चीज है स्टूडेंट जहां पर हमारे विचार जो हैं वो जन्म लेते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज जो हैं वो जन्म लेते हैं, और मन वो चीज है स्टूडेंट जहां पर हमारी फीलिंग्स जो हैं, हमारी भावनाएं जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों ही चीज अलग अलग हैं। पहली बात तो यहीं से क्रिटिसाइज हो सकता है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से आत्मा को विज्ञान मान लिया था उसी प्रकार से मन को भी विज्ञान मान लिया है, स्टडी ऑफ माइंड या फिर साइंस ऑफ माइंड। ठीक है स्टूडेंट, साइंस ऑफ माइंड या मन का विज्ञान, इसके अर्थ हिंदी के अर्थ से ही निकलती है ये चीज। तो अब स्टूडेंट जिस प्रकार से आत्मा को विज्ञान नहीं माना जा सकता था उसी प्रकार से मन को भी विज्ञान नहीं माना जा सकता। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है, जैसे आत्मा की कोई आकृति नहीं थी उसी प्रकार से ना ही तो मन की कोई आकृति है, ना ही मन का कोई स्वरूप है। स्टूडेंट ना तो मैं ये बता सकता 100% कि आप लोगों के मन में क्या है, और ना ही आप लोग ये बता सकते कि मेरे मन में 100% क्या है। ठीक है स्टूडेंट, और जो चीज़ 100% नहीं है वो चीज़ विज्ञान भी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? तो ये अप्रोच भी गलत साबित हुई। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? अब अगर एक अप्रोच में कुछ गलतियां मिलती है तो नई अप्रोच जरूर आएगी। स्टेज थर्ड पर स्टूडेंट साइकी को जोड़ा गया कॉन्शियस के साथ। कॉन्शियस होता स्टूडेंट्स चेतन, चेतना का विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट, स्टडी ऑफ कॉन्शियस या फिर साइंस ऑफ कॉन्शियस। ठीक है। अब एक चीज, सबसे पहले तो यह अवधारणा दी किसने थी, कॉन्शियस के ऊपर काम किसने किया था, या साइके को कॉन्शियस के साथ किसने जोड़ा था? उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है विलियम वोंट। ठीक है स्टूडेंट, विलियम वोंट वो व्यक्ति था जिसने कॉन्शियस को साइके के साथ जोड़ा था, या साइके को कॉन्शियस के साथ जोड़ा था। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? अब स्टूडेंट साइके को सिर्फ जोड़ दिया कॉन्शियस के साथ, पर एक समस्या यहां पर उत्पन्न होती है। एक मनुष्य के दिन के 24 घंटे का जो व्यवहार है, मतलब जिन दिन के 24 घंटे में मनुष्य किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो मनुष्य स्टूडेंट 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक तो होता कॉन्शियस, कॉन्शियस होता स्टूडेंट चेतन व्यवहार। एक होता सेमी कॉन्शियस, ठीक है स्टूडेंट, और एक होता है कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो स्टूडेंट एक मनुष्य तो दिन के 24 घंटे में इन तीनों ही अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वो चेतन भी रहता है, वो अर्धचेतन भी रहेगा और वो अचेतन भी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बार हम इन तीनों का मतलब और जान लेते हैं कि चेतन किसे कहें, अर्धचेतन किसे कहें और अचेतन किसे कहें। तो स्टूडेंट चेतन का मतलब होता है, कॉन्शियस का अर्थ होता है जब एक व्यक्ति, स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये एक थ्योरी आएगी सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, वहां पर ये तीनों ही चीजें दोबारा से प्रयोग की जाएंगे। कॉन्शियस, चेतन, जब कोई व्यक्ति एक समय पर एक स्थान पर फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहे तो वो उसकी चेतन अवस्था है, वो उसका चेतन व्यवहार है। स्टूडेंट मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ तो उसके पीछे कारण ये है कि मैं यहाँ पर चेतन हूँ। चेतन मतलब मैं फिजिकली भी यहाँ पर हूँ और मैं मेंटली भी यहाँ पर हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जब एक व्यक्ति फिजिकली और मेंटली एक स्थान पर प्रेजेंट रहे तो वो उसकी चेतन अवस्था होगी। क्लियर है? और स्टूडेंट एक चीज और मैं बता दूं, जब भी व्यक्ति चेतन अवस्था में होगा तो गलतियों की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है।
क्लियर स्टूडेंट? अर्धचेतन, सेमी कॉन्शियस, जब एक व्यक्ति एक समय पर एक स्थान पर फिजिकली तो प्रेजेंट रहे पर मेंटली वो कहीं और घूम रहा हो, फिजिकली कहीं है और मेंटली कहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? सेमी कॉन्शियस। जैसे स्टूडेंट एक शब्द में बताता हूं आप लोगों को, उपासना। ठीक है, एक हिंदी का शब्द है उपासना। स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये भी आपकी सेमी कॉन्शियस अवस्था को डिफाइन करता है। उपासना लाइक जब हम किसी भगवान की उपासना करते हैं तो फिजिकली कहीं है और मेंटली किसी भगवान के पास है। स्टूडेंट क्लियर है? कॉन्शियस में फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट रहना पड़ता है। सेमी कॉन्शियस में फिजिकली कहीं है और मेंटली कहीं है, और अनकॉन्शियस में ना फिजिकली और ना मेंटली। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर एक समय पर ना फिजिकली प्रेजेंट हो और ना ही मेंटली प्रेजेंट हो, हमें पता ही ना हो कि हम फिजिकली कहाँ है, कहने का मतलब है हमें पता ही ना हो कि हम फिजिकली कहाँ हैं और मेंटली कहाँ हैं। जैसे स्टूडेंट जब एक व्यक्ति सोता है तो उसको पता ही नहीं होता कि मैं फिजिकली कहाँ हूँ और मैं मेंटली कहाँ हूँ। कई बार रोड पर चलते हैं, कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो अब कई बोलते हैं कि ये तो अनकॉन्शियस हो गया। बेहोशी की जो अवस्था वो अनकॉन्शियस है, ना फिजिकली पता होता है हमें और ना मेंटली पता होता कि हम कहाँ पर हैं। क्लियर है स्टूडेंट? और एक चीज और मैं बता दूं अनकॉन्शियस के बारे में, स्टूडेंट्स ड्रीम्स, सपने, ड्रीम्स इज द पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखना, आगे एक थ्योरी में ये भी चीज भी यूज होगी। ड्रीम्स इज द पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस बिहेवियर, मतलब जो हमारे सपने हैं वो हमारे अचेतन व्यवहार का ही एक हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे दिन के 24 घंटे। एक बात और स्टूडेंट, हमारे दिन के 24 घंटे में हम जो व्यवहार करते हैं वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अपने आप में 100% है ना। उसमें कॉन्शियस भी शामिल है, उसमें सेमी कॉन्शियस भी शामिल है और उसमें अनकॉन्शियस भी शामिल है, क्योंकि ये तीनों ही व्यवहार हम दर्शाते हैं, कॉन्शियस भी, सेमी कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी। और इन तीनों को मिलाकर दिन के 24 घंटे में जो व्यवहार हम करते हैं वो अपने आप में 100% कहलाएगा। ठीक है? अब स्टूडेंट एक साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रायड। ठीक है स्टूडेंट, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि अगर आप साइके को सिर्फ कॉन्शियस के साथ जोड़कर चलते हैं तो उसमें एक समस्या क्या है कि मनुष्य दिन के 24 घंटे में 3 प्रकार के व्यवहार दर्शाता है, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, तो सिर्फ कॉन्शियस को आप साइके के साथ जोड़ रहे हैं और कॉन्शियस तो हमारे 100% बिहेवियर का 100% बिहेवियर वो जो दिन के 24 घंटे में हम दर्शाते हैं वो तो इसका सिर्फ 10% है, बाकी 90% तो आपका सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी 90% तो सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। स्टूडेंट सपोज करिए कि आप सीटेट की तैयारी करते हैं, सीटेट का टोटल नंबर का जो पेपर होता है वो 150 का होता है और उसमें 5 पोर्शन होते हैं। प्राइमरी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, 30-30 नंबर के 5 पोर्शन है। अब वो अपने आप में 150 नंबर का जो पेपर है उसका जो भी सिलेबस होगा उसमें 5 सब्जेक्ट शामिल हैं और वो सिलेबस अपने आप में 100% है। ठीक है ना स्टूडेंट? अगर उस 100% सिलेबस में से आप 10% तैयार कर लेते हैं, ठीक है, 100% में 5 सब्जेक्ट शामिल है स्टूडेंट 30-30 नंबर के, अगर उस 100% सिलेबस में से 10% सिलेबस अगर आप लोग तैयार कर देते हैं और 90% आप लोग छोड़ देते हैं तो स्टूडेंट आपका रिजल्ट क्या रहेगा? मैक्सिमम 10% ही मार्क्स आप लोगों के आ सकते हैं। सेम चीज यहां पर भी तो स्टूडेंट, 100% चीज में से आपने 10% को शामिल कर लिया और 90 को छोड़ दिया, तो इस थ्योरी को, इस अप्रोच को गलत माना जाए या सही माना जाए? तो गलत है ना। अगर सिगमंड फ्रायड ने कहा कि अगर कॉन्शियस को जोड़ना है साइके के साथ तो इसमें सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को भी शामिल करो। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? इसके बाद एक तो क्रिटिसाइज कर दिया किसने? इस सिगमंड फ्रायड ने। अब एक चीज और देखते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियस या साइंस ऑफ कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था स्टूडेंट? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने कहा कि अगर आपको किसी की कॉन्शियस अवस्था को स्टडी करना है
तो मैं आपको एक मेथड देकर और जा रहा हूं, ठीक है। उस मेथड का नाम है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन होता है स्टूडेंट अंतर्दर्शन। क्या कहा कि मैं आप लोगों को इस कॉन्शियस अवस्था को स्टडी करने के लिए एक मेथड दे रहा हूं जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन का मतलब होता है स्टूडेंट अपने अंत्य का दर्शन करना, अपने अंदर झांक कर देखना कि मेरी अच्छाइयां क्या है और मेरी बुराइयां क्या है। इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड से किसको स्टडी किया जा सकता है स्टूडेंट? कॉन्शियस को, किसी के चेतन अवस्था को स्टडी किया जा सकता है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ तो मैं भी चेतन हूँ। अगर आप सीख रहे हैं तो आप चेतन हैं तभी सीख पा रहे हैं। तो इट मीन्स जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जब आप चेतन अवस्था में हैं तो इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा मैं आप लोगों की चेतन व्यवहार को या चेतन अवस्था को भी तो स्टडी कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे आपके अंत का दर्शन करने के लिए कहूँ, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी 10 अच्छाइयाँ बताइए और 10 बुराइयाँ बताइए, तो स्टूडेंट बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दुनिया के सामने अपनी अच्छाइयों को और ख़ासकर अपनी बुराइयों को लेकर आना चाहते हैं। शायद 1% भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जो अपनी अच्छाइयों को और ख़ासकर अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने लेकर आना चाहें, ठीक है। उसके पीछे कारण है कि जब हम अपनी कमियों को दूसरों के सामने लेकर आएंगे, अच्छाइयों को दूसरों के सामने लेकर आएंगे, हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति हमारी इन कमियों का या हमारी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा ले, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हम उनको दूसरों के सामने नहीं लेकर आना चाहते। तो स्टूडेंट एक बात यहाँ पर उठती है, विलियम वुंट ने किसको बना दिया? इंट्रोस्पेक्शन मेथड को बना दिया है, ठीक है। उन्होंने इसको डेवलप किया था किसको स्टडी करने के लिए? इस चेतन अवस्था को स्टडी करने के लिए। पर स्टूडेंट ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड जिस पर्पज को, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, ये उसको तो स्टडी कर ही नहीं रहा। क्लियर स्टूडेंट? ये उसको स्टडी कर ही नहीं रहा है। मीन्स इसके लिए बनाया गया था ना, पर ये इसको तो स्टडी कर ही नहीं रहा। इट मीन्स ये जो मेथड है ये वैलिड नहीं है, ये वैध नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक लैक ऑफ वैलिडिटी हम इसको कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक। इसके बाद स्टूडेंट मैंने एक शब्द यूज किया स्टूडेंट, वैध, कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। वैधता का मतलब होता है स्टूडेंट जो भी चीज़, जो भी टूल, जो भी मेथड जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा कर देता तो वो चीज़ वैलिड कहलाती है, वैध कहलाती है। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड कॉन्शियस को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। अगर ये इस उद्देश्य में पूरा हो जाता, मतलब इस कॉन्शियस अवस्था को बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर लेता, इसको मेजर कर लेता, असिस्ट कर लेता, तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड वैलिड होता, ठीक है। अब इसको ये स्टडी कर ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड अपने आप में इनवैलिड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बात समझ में। दूसरी चीज़, ये रिलायबल भी नहीं है स्टूडेंट। रिलायबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट जहाँ पर स्कोर, डेटा, आंकड़ों में संगतता दिखाई दे, कंसिस्टेंसी दिखाई दे। अगर कभी रिजल्ट में कंसिस्टेंसी नहीं है, आंकड़ों या स्कोर में कंसिस्टेंसी नहीं है, संगतता नहीं है, तो वो अपने आप में रिलायबल नहीं कहलाएगा। जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन की मैं बात करूं स्टूडेंट, निबंध आधारित प्रश्न जो होते हैं, जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन की होगी तो पर क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। 16 मार्क का एक क्वेश्चन वहाँ पर आता था। MDU या KU की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटीज़ की, तो मान लो 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के तौर पर आपने 10 सीट फिल कर दी है, ठीक है। और मेरे पास अगर वो चेक होने के लिए आए और मैं देखूं कि मेरे स्टूडेंट ने 16 नंबर का क्वेश्चन था, 10 सीट फिल कर दी हैं, मैं 16 में से 12 नंबर दूर
दे के दूर करता हूँ आप लोगों को। आप सोचते हैं कि सर ने तो बहुत कम नंबर दिए हैं, हमने तो पूरा क्वेश्चन लिखा था। तो आप उसके रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वो किसी दूसरे टीचर के पास होने के लिए जाता है, चेक होने के लिए, वो 10 नंबर दे देता है। किसी तीसरे के पास चेक होने के लिए जाए, वो 8 दे दे, कोई 12 दे दे, कोई 13 दे दे, कोई 10 दे दे, कोई 9 दे दे। मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चन जब चेक होने के लिए किसी भी टीचर के पास गया, जिसके पास भी गया वहाँ पर उसने अपना स्कोर जो है वो बदल लिया है। मतलब यहाँ पर असंगतता एस स्कोर में आई है, किसमें? ऐसे टाइप क्वेश्चन में। अब संगतता कहाँ है? वो होती है स्टूडेंट एमसीक्यू, इसीलिए एमसीक्यू को रिलायबल भी माना जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के डेवलपर बताइए, ठीक है स्टूडेंट, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के डेवलपर बताइए, तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। और मैं इसमें आपको 1 नंबर दे दूं तो दुनिया के किसी भी आदमी से ये क्वेश्चन चेक करवा लो, नंबर आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, जहां पर स्कोर में कंसिस्टेंसी दिखाई दे, संगतता दिखाई दे। विचारों में भी संगतता हो सकती है, एक जैसापन हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी के सामने कुछ और किसी दूसरे के सामने कुछ, ठीक है, तो उस पर्सन को भी हम रिलायबल नहीं मानते, क्योंकि उसके विचारों में इनकंसिस्टेंसी है, असंगतता आई है। क्लियर है स्टूडेंट? वैलिड और रिलायबल ये 2 शब्द हैं, ये बार बार यूज होंगे साइकोलॉजी में, तो इनका ध्यान में रखना। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी कमी कहाँ पर मिली? एक तो सिगमंड फ्राइड ने क्रिटिसाइज कर दिया और इसका मेथड जो है ये भी गलत है, और एक ही यहाँ से क्रिटिसाइज हो जाता है। मीन्स ये जो अवधारणा है स्टडी ऑफ कॉन्शियस की, ये भी गलत साबित हुई है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड साइकोलॉजी को स्टडी करने वाला सबसे पुराना मेथड है। ठीक है स्टूडेंट, साइकोलॉजी को स्टडी करने वाला सबसे पुराना मेथड माना जाता है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आपसे कोई पूछे साइकोलॉजी को स्टडी करने वाला सबसे पुराना मेथड बताइए, तो आंसर आ जाएगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड या फिर अंतर्दर्शन विधि, जिसको डेवलप किया था किसने? विलियम वुंट ने। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक। अब स्टूडेंट एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जब विलियम वुंट का ही नाम आया है तो पूरी दुनिया में पहली बार साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी कब बनी, कहां पर बनी और किसने बनाई? बनाने वाला था स्टूडेंट विलियम वुंट। कब बनाई? 1879 में बनाई गई थी स्टूडेंट। किसने? विलियम वुंट ने। कहां पर? जर्मनी में। ठीक है स्टूडेंट, जर्मनी में बनाई गई थी, और जर्मनी की भी एक सिटी थी लिपजिंग। ठीक है स्टूडेंट, लिपजिंग में बनाई गई थी, और यूनिवर्सिटी का नाम था कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, जहां पर ये बनाई गई थी। क्या? साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। एक चीज और स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट के दुनिया की फर्स्ट लेबोरेटरी लिपजिंग में बनी थी, जर्मनी में बनी थी। पर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो साइकोलॉजी की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी स्टूडेंट, सबसे पहले लैब थी स्टूडेंट, वो 1915 में बनाई गई थी, 1915 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? एक साइकोलॉजिस्ट थे सेन गुप्ता। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने इस लैब को बनाया था, और कोलकाता में। ठीक है स्टूडेंट, कलकत्ता बोलिए उस समय या कोलकाता बोलिए, यहां पर भारत में सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी बनाई गई थी, और पूरी दुनिया में विलियम वुंट। अगर स्टूडेंट यहां से एक क्वेश्चन और हम जनरेट करें, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक बताइए, तो स्टूडेंट जिसने पहली लेबोरेटरी बनाई होगी, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वो विलियम वुंट थे। ठीक है, तो विलियम वुंट को ही फादर लिख लीजिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। ठीक है स्टूडेंट,
अब कॉन्शियस जो था, स्टडी ऑफ कॉन्शियस, इसमें भी कमियां मिल चुकी हैं स्टूडेंट। अगर इस अप्रोच में अगर कुछ कमियां मिली हैं तो एक नई अप्रोच जरूर आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज पर चलते हैं अब हम। फोर्थ स्टेज में स्टूडेंट साइकोलॉजी को या साइके को जोड़ा गया बिहेवियर के साथ। बिहेवियर मतलब व्यवहार, स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार संबंधी विज्ञान या व्यवहार संबंधी अध्ययन। अगर स्टूडेंट आज आपसे पूछे कोई व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, तो एक ही लाइन में आंसर देना स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब स्टूडेंट कुछ साइकोलॉजिस्ट और थे, जब बिहेवियर के टर्म को साइकोलॉजी के साथ जोड़ा गया तो उन्होंने कहा बिहेवियर में सिर्फ मानव व्यवहार को ही शामिल किया जाए। मतलब उनका कहना था कि व्यवहार जो है सिर्फ वो मनुष्य का ही, हमारा ही है, बाकी किसी भी जीव का कोई भी व्यवहार नहीं होता। पर उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट और आए, लाइक जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने कहा कि अगर आप साइकोलॉजी को व्यवहार के साथ जोड़ते हैं तो व्यवहार के टर्म को अच्छे ढंग से डिफाइन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सभी का अपना एक व्यवहार है, चाहे इसमें मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी हैं या कोई भी वनस्पति है, उन सभी का भी अपना एक व्यवहार होता है। उन सभी के व्यवहार को इस व्यवहार शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। तो ये बताया जाता स्टूडेंट कि व्यवहार शब्द की सबसे अच्छे ढंग से व्याख्या जो है वो जेबी वॉटसन ने की थी स्टूडेंट, जेबी वॉटसन ने। इसीलिए इस जेबी वॉटसन को स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। मतलब व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट, किसको? जेबी वॉटसन को। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो स्टूडेंट ये थी साइकोलॉजी की चारों स्टेजेस, जो कि आफ्टर स्टडी ऑफ सोल से स्टार्ट हुई और स्टडी ऑफ बिहेवियर पर आकर खत्म हुई। तो 4 स्टेजेस से होकर इसका अर्थ गुजरता है, 4 स्टेजेस से होकर इसका मीनिंग गुजरता है। सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल नंबर 1, दूसरा स्टडी ऑफ माइंड, थर्ड स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड फोर्थ जो आज भी टिका हुआ है, क्या? स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार संबंधी अध्ययन, व्यवहार संबंधी अवधारणा और व्यवहार संबंधी विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक स्टूडेंट। अब इससे संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं वहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने रखूँगा और उनके आंसर आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से जो भी MCQ निकलते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू